ओके माय डियर स्टूडेंट्स, पिछली स्लाइड ये थी। पार्ट 2 में मैं आपको प्रोसीजर पे लेके आ रहा हूँ। हमें बेसिकली कंपैरिजन ऑफ रिस्क करना है। दो बिजनेस एम्पायर्स हैं, उनके दरमियान ये जंग चल रही है। अब देखें, ये जो रिस्क है ये इन टर्म्स ऑफ प्रॉफिट भी हो सकता है, इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी भी हो सकता है, इन टर्म्स ऑफ क्वांटिटी भी हो सकता है। बहुत सारे मैकेनिज्म आपने देखे होंगे जहाँ पर फिलिंग प्रोसीजर्स चल रहे होते हैं, राइट। फिलिंग मशीन्स लगी होती हैं, तो मालूम है आपको, और वो बाकायदा प्रोडक्ट बना रही होती हैं। वो प्रोडक्ट एक ख़ास अंदाज से क्वालिटी चेक से गुजर के एंड यूज़र तक पहुंचती है, और इसके अंदर कंसिस्टेंसी मैटर करती है। यानी कंसिस्टेंटली आप अगर अच्छी चीज़ प्रोवाइड करेंगे तो आपका बिजनेस फ्लरिश करेगा, लोगों का एतमाद बढ़ेगा। तो इस वक्त बहस ये है कि जब दो कंपनीज हैं जो दोनों दावा कर रही हैं कि हम हमारी जो प्रोडक्ट है उसके अंदर वेरिएशन जो है वो कम है दूसरी की कंपनी के मुकाबले में, और दूसरी कंपनी भी यही दावा कर रही है, तो पहले हम नल हाइपोथेसिस लिख देते हैं, सिग्मा 1 स्क्वायर इज इक्वल टू सिग्मा 2 स्क्वायर। यानी दोनों कंपनीज के दरमियान कोई झगड़ा नहीं है, दोनों के जो रिस्क हैं वो बराबर चल रहे हैं। उसके अगेंस्ट में जो राइट टेल टेस्ट मैंने बनाया है, ये राइट टेल टेस्ट क्यों बनाया मैंने, ये तो वैसे टू टेल टेस्ट बनता है, कोई सवाल कर सकता है क्योंकि कंपोजिट हाइपोथेसिस है। कंपोजिट हाइपोथेसिस में बिल्कुल ये सवाल रेज कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको बताऊं कुछ चीजें हम सैंपल वैल्यूज से देखकर असेस कर लेते हैं। तो ग्राउंड रियलिटीज, चूंकि मेरे पास सैंपल डेटा मौजूद था, लिहाजा मैंने एक डायरेक्शन बना ली, और उस डायरेक्शन को देखते हुए मैं ये कह रहा हूं कि पहली कंपनी जो है उसका वेरिएंस दूसरी कंपनी के वेरिएंस से ज्यादा है। अब ये मैंने कर लिया। अगर आप चाहें इसको लेस देन इक्वल्स टू भी कर सकते हैं, और ये ग्रेटर देन हो जाएगी। राइट टेल पे चले जाएंगे हम लोग। सेकंड हेडिंग क्या है, यकीनन लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, वही 0.05। उसके बाद टेस्ट स्टैटिस्टिक, इसके अंदर जो टेस्ट स्टैटिस्टिक यूज होती है मैं आपको पार्ट 1 में बता चुका हूँ, फिर भी मैं आपको दोबारा बता देता हूँ। दिस इज द टेस्ट स्टैटिस्टिक वी आर गोइंग टू यूज इन दिस पर्टिकुलर टेस्ट। वेरिएंस कंपैरिजन के अंदर जो टेस्ट स्टैटिस्टिक यूज होगी वो यही यूज होगी। अब मैंने क्यों कहा था कि हम हर बार टेस्ट को राइट टेल टेस्ट बना लेंगे, ये मैं आपको ये गैजेट अब शेयर करने लगा हूं। देखें, बिफोर हैंड सपोज ये कि मेरे पास दो अदर सैंपल आ गए, सैंपल 1 और सैंपल, अभी मैंने लेबल नहीं किया, दोनों सैंपल के मैं वेरिएंसेस निकाल लूंगा। जब मैंने सैंपल वेरिएंसेस निकाल लिए तो मुझे इन एंटिसिपेशन, इन एडवांस ये मालूम है कि कौन सा वेरिएंस आया है ज्यादा और कौन सा कम आया है, ये तो पता चल जाएगा ना। तो सिंपल सी बात है कि जो वेरिएंस बड़ा आ रहा होगा मैं उसको 1 लेबल कर दूंगा, और जो छोटा आ रहा होगा मैं उसको 2 लेबल कर दूंगा। ये तो मेरे हाथ में है ना कि मैं फर्स्ट सैंपल किसे बनाता हूँ, सेकंड सैंपल किसे बनाता हूँ। तो मैंने इसलिए बताया था कि ये हम हमेशा ये काम कर लेते हैं कि बड़े सैंपल को हम न्यूमरेटर में रख देते हैं और छोटे सैंपल को हम डिनोमिनेटर में रख देते हैं, और उसके बाद हम आगे चलते हैं क्रिटिकल रीजन की तरफ। अब मुझे बताएं आप लोग, जब टेल राइट टेल टेस्ट हो, जब टेस्ट राइट टेल टेस्ट हो, तो क्रिटिकल रीजन क्या होता है, जनरल स्टेटमेंट दें मुझे। कई दफा अब तो याद हो जानी चाहिए आप लोगों को। We will reject H naught if our test statistic value will exceed from the value obtained from the table। ऐसा ही है ना, वही चीज यहाँ यूज हो रही है। We will reject H naught if our this F value will exceed from the F value N1 minus 1 and N2 minus 1 degrees of freedom। अब जो भी वैल्यूज हैं N1 और N2 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम की, वो तो हम बाद में मालूम करेंगे। सबसे पहले तो हम सैंपल वैल्यूज का जो डिस्क्रिप्टिव मेजर्स हैं उनकी वैल्यू मालूम कर लेते हैं। वही सॉफ्ट ड्रिंक कंपनीज हैं, उनके फिलिंग प्रोसीजर थे, हम लोगों ने एवरेजेस मालूम किए थे लास्ट टाइम। अब मैं आपके सामने उनके एवरेजेस के बजाय उनके फिलिंग जो लेवल्स हैं उनके दरमियान प्रोड्यूस होने वाले वेरिएशन को स्टैंडर्ड डिविएशन के तौर पे इंट्रोड्यूस करा रहा हूँ। फर्स्ट कंपनी का जो हमने सैंपल टेस्ट किया, तो 48 बोतलों को टेस्ट करने के बाद हमने देखा कि उनके दरमियान आने वाला जो स्टैंडर्ड डिविएशन है वो 2 ml का है, और दूसरी कंपनी का 1.5 ml का है। तो ये मुझे पहले ही पता लग गया था, तो मैंने बड़े वाले को S1 और छोटे वाले को S2 बना दिया, ताकि मेरा टेस्ट ऑटोमेटिकली राइट टेल टेस्ट हो जाए, कभी लेफ्ट टेल पे जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब मुझे आप कैलकुलेट करके बताएं व्हाट इज दिस एफ वैल्यू। चाहे तो पॉज कर लें वीडियो मेरी। अच्छा, यहाँ पर एक बात ख्याल रखें, ये S1 है, टेस्ट स्टैटिस्टिक्स में S1 स्क्वायर यूज हुआ है, तो बिफोर टेकिंग द रेशियो ऑफ दीज टू यू हैव टू स्क्वायर दीज टू वैल्यूज। ओके, क्या वैल्यूज है मुझे बताएं। यकीनन 2 स्क्वायर अपॉन 1.5 स्क्वायर इज इक्वल टू, कितना आंसर है, द आंसर इज 1.777। अब आप मुझे 47 और 47 में 47 और 47 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम में एफ की वैल्यू टेबल से ढूंढ के बताएं। अच्छा, मैं आपको पहले ही बता दूं ये बात,
ताकि आपकी मेहनत ऐसा ना हो कि आप मेहनत करते रह जाएं, आप कंफ्यूज हो जाएं। ये जो टेबल मैंने आपसे शेयर किया है या जो मैंने आपको कहा है डाउनलोड कर लें, शायद इसमें ये वैल्यू नहीं मिलेगी। क्लोजेस्ट वैल्यू को कंसिडर करते हैं फिर हम, वरना दूसरी सूरत हम एक्सेल के अंदर ही वैल्यू मालूम कर लेते हैं। मैं आपको एक्सेल में ही मालूम करना सिखा दूंगा। पहले मैं आपको लेके चलता हूँ उस टेबल में जिसमें हम ढूंढने की कोशिश करते हैं वैल्यूज कहाँ पर है, और साथ में एक छोटा सा नुक्ता है वहां पर, वो भी सॉल्व हो जाएगा। ओके सी हियर 47 एंड 47 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। अब आप देखें यहाँ डिग्रीज ऑफ फ्रीडम 9 तक, लिहाजा ये पेज हमारा पेज नहीं है। आगे चलेंगे हम और उसको थोड़ा सा फास्ट ले जाने के लिए हम फंक्शन को यूज़ करेंगे। कहाँ पर आ रहा है 47? जी हाँ, अब देखिए 47 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम इज क्लोजर टू 50, तो हम 50, क्योंकि लिमिटेशन है टेबल की, हमें 50 पे ही देखना पड़ेगा। अदरवाइज मैं आपको एक्सेल में भी एग्जैक्ट वैल्यू देखना सिखा दूँगा। अब 50 के ऊपर देखना है, 47 तो है नहीं। और इसी तरह हमारे पास जो रो लेवल है वो भी तो 50 होना चाहिए, यहाँ तो रो लेवल है ही नहीं। तो इसमें देखिए हर बार इस बात को चेक कीजिएगा, ये जो पिछला वाला पेज है इसमें आप देखें डिग्रीज ऑफ फ्रीडम न्यूमरेटर लिखा हुआ है, डिग्रीज ऑफ फ्रीडम डिनोमिनेटर दिया हुआ है, राइट। इसी तरह आगे चलते हैं। अब डिग्रीज ऑफ फ्रीडम न्यूमरेटर जो यहाँ डिनोमिनेटर का है वो वही रिपीट हुआ है जो पिछले पेज में था, लिहाजा आगे बढ़ जाएंगे हम। अब आप देखें डिग्रीज ऑफ फ्रीडम न्यूमरेटर का मैच नहीं कर रहा, हमें तो 50 पे चाहिए ना, लेकिन यहाँ पर होगा 50, यहाँ पर 50 है हमारा, नहीं यहाँ पर भी नहीं है, बल्कि आगे चलेंगे हम, एक और पेज आगे जाना पड़ेगा। ये जनाब ये आ गया 50 यहाँ पर, है ना। अब 50 इस जगह मौजूद है, लेकिन जो कॉलम हेडिंग है इसमें 50 नहीं है। तो पहले गिन लें 50 कौन सी रो में आ रहा है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। याद रहेगा आपको, फिफ्थ रो में था 50 लिखा हुआ और उसमें सेकेंड वैल्यू। आगे चलें आप, ये याद कर लें, फिफ्थ रो, ओके। अब यहाँ पर हमारे डिग्रीज ऑफ फ्रीडम यहाँ भी 50 आ गए, ये रहे 50। अब इस 50 के अंदर आप बताइए, यहाँ पर लेबल नहीं है ना, लेकिन हमने गिना हुआ है 1 2 3 4 एंड 5th। अब ये 5th वैल्यू पर डिग्रीज ऑफ फ्रीडम की वैल्यू जो आ रही है 50 पर, वो कितनी आ रही है, 1.60 के करीब है, यही है, एम आई राइट। तो 1.60 आप लिख लें, 1.60 आप लिख लें, या मैंने बताया कि एक्सेल में भी ये कैलकुलेट करके बता दूंगा मैं आपको। तो हम दोबारा आए यहाँ पर, जो एक्सेल से वैल्यू मैंने निकाली है क्वांटाइल की वो 1.623 है, वहाँ पर थोड़ी सी डिफरेंट है, यहाँ पर 1.623 है, और एम एस एक्सेल में भी मैं आपको ये कैलकुलेट करके बता देता हूँ। ओके क्लास, किसी वक्त भी आप एफ वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं। पहले मैं लिख दूँ लेवल कि F.05 में मुझे जो वैल्यूज चाहिए वो 47 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम पे चाहिए, ताकि याद रहे कि हम कौन सी वैल्यू कैलकुलेट करने जा रहे हैं। अब ये वैल्यू मैं कैलकुलेट करके दिखा रहा हूँ, इज इक्वल्स टू FINV, उसके बाद प्रोबेबिलिटी आएगी 0.05 लिखा हमने यहाँ पर, 47 47 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम लिखा, उसके बाद किसी वक्त भी एंटर करने पर आपके पास ये आंसर आ जाएगा, वही आंसर जो स्लाइड पे लिखा हुआ है। तो हम किसी वक्त भी एक्सेल में जाकर भी ये वैल्यूज ऑब्टेन कर सकते हैं। ओके, कम टू द लेक्चर। अब ये वैल्यू आ चुकी है, ठीक है, कैलकुलेटेड टेबुलेटेड वैल्यू है, कैलकुलेटेड वैल्यू है। डिसीजन आप लोग लें, देखें गौर से इसे। ओके, क्या डिसीजन बना, वी हैव टू रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस सिंस द कैलकुलेटेड वैल्यू ऑफ f is exceeded from the value of table, therefore we will reject the null hypothesis। और ये बात साबित हो गई, जो वेरिएशन लेवल है वो फर्स्ट कंपनी का सेकंड कंपनी से ज़्यादा साबित हो गया है। कोई अगर हम इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी बात करें तो हम यही कहेंगे कि जनाब पहली जो कंपनी है ना उसकी क्वालिटी जो है वो दूसरी कंपनी की क्वालिटी से हर्ट हुई हुई है, वो इतनी ज़्यादा बेहतर नहीं है, उन्हें इम्प्रूव करना पड़ेगा। और इसके साथ ही आपके सामने एक अदद असाइनमेंट आ गया है, ये वही एक्सपेंडिचर हैबिट्स जो मैंने आपसे डेटा कलेक्ट किया था, याद है। तो इस वक्त 12 अदद फीमेल्स के एक्सपेंडिचर्स जो वो कैंटीन पर खर्च कर रही हैं, और 13 अदद मेल्स जो हैं उनके एक्सपेंडिचर्स की डिटेल्स लिखी हुई है। फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस मैंने ये डेटा सॉर्ट कर दिया आपके लिए। अब आप करें ये कि इन दोनों के सैंपल स्टैंडर्ड डेविएशन STDEV इस फॉर्मूले से कैलकुलेट करें दोनों के। जो स्टैंडर्ड डेविएशन भी ज़्यादा आए उसको आप S1 लेबल कर दें, और दूसरे को S2, जो कम आए उसको S2 लेबल कर दें। डिग्रीज ऑफ फ्रीडम आप इसी तरह यूज़ करेंगे।
हाइपोथेटिकल प्रोसीजर जो मैंने आपको बताया है 5 स्टेप का, मेरी वीडियो को